इन बूढ़े हाथों में ना इतनी शक्ति नहीं है कि दौड़ भाग करके मैं घर के काम कर सकूं। दादी, आज भी हमें सिर्फ बिस्किट और नमकीन लेकर जाना पड़ेगा लंच में। एक काम करो, मत जाओ आज तुम लोग स्कूल। अरे तेरे बाप को तो समझा समझा कर थक गई मैं, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुन रहा है। कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों के स्कूल जाने का। क्या हो गया माँ, सुबह सुबह बच्चों के ऊपर क्यों चिल्ला रही हैं आप? चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? अरे तुझ पर तो मेरे चिल्लाने का कोई असर होता नहीं है। आज भी इन लोगों के लिए मैं लंच नहीं बना पाई हूँ। तुझे कितनी बार समझाऊं कि अब मेरी बूढ़ी हाथों में इतनी शक्ति नहीं है। तुझे समझ में क्यों नहीं आता? काम वाली भी तूने दो दो तीन तीन बार लगवा के देख लिया ना। काम वाले भी सिर्फ काम वाले की तरह काम करते हैं। इन बच्चों को माँ बाप का प्यार नहीं दे सकते कोई भी काम वाले। तू मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अगर तूने दूसरी शादी नहीं की ना तो मैं ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। अब तू संभाल अपने बच्चे और तू ही संभाल अपना धंधा पानी। पापा, हमें दूसरी मम्मी ला दो ना पापा। हाँ पापा, हमें भी मम्मी चाहिए। क्या सोच रहा है तू? अरे अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए तो सोच जरा। अभी बेचारों की उम्र ही क्या हुई है? अगर इनके आसपास माँ रहेगी तो इन्हें समझेगी। तू तो दिन भर के लिए दुकान चला जाता है। अब मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ बेटा। मान जा बेटा, मान जा, मैं तेरे हाथ पैर जोड़ती हूँ बेटा। अरे सब सौतेली माँ बुरी नहीं होती बेटा, मान जा बेटा। हाँ पापा, दादी की बात मान लीजिए ना पापा। हमें नई मम्मी ला दीजिए ना पापा। हम नई मम्मी के साथ बहुत अच्छे से रहेंगे। हम नई मम्मी को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे पापा। हाँ पापा, हमने अपनी मम्मी को परेशान किया था, इसलिए मम्मी हमें छोड़कर चली गई। अब हम नई मम्मी को परेशान नहीं करेंगे पापा। अशोक सुन बेटा, अशोक। दादी, हम बिस्किट और नमकीन लेकर ही स्कूल चले जाते हैं। आप परेशान मत होइए। हाँ बेटा, बस आज चले जाओ तुम। अशोक सुन बेटा। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। ऐसे कैसे मैं कामनी के प्यार को भुलाकर किसी और को कामनी की जगह दे दूं? और मान लो मैंने कामनी की जगह किसी और को ले भी आया तो क्या भरोसा है वह कामनी और मेरे बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्यार दे। अशोक, सब सौतेली माँ बुरी नहीं होती बेटा। शीतल और सूरज के बारे में सोच बेटा, वह कितने अच्छे हैं। क्या तुझे लगता है कि वह किसी को भी परेशान कर सकते हैं? बेचारे बहुत ही समझदार बच्चे हैं, तू उनके बारे में सोच बेटा। ठीक है माँ, मैं अपने लिए ना सही लेकिन अपने बच्चों के लिए दूसरी माँ ले आऊंगा इस घर में। जुग जुग जिए मेरे लाल, तूने मेरी बात मान ली। मुझे बहुत खुशी है बेटा इस बात की, क्योंकि इन नन्हे मुन्ने बच्चों को उनकी माँ मिल जाएगी। लेकिन माँ तू चिंता मत कर मेरे लाल, मैं तेरी रमा काकी के घर जा रही हूँ, क्योंकि रमा काकी ने पहले ही मुझे तुम्हारे लिए 2-4 रिश्ते बताए थे। मैं आज ही जाकर उससे मिल रही हूँ बेटा। ठीक है माँ। रमा, अरे सुमित्रा तू आजा बैठ। रमा तूने मेरे अशोक के लिए 2-4 लड़कियों की खबर बताई थी ना मुझे। मेरा अशोक शादी के लिए तैयार हो गया है। अब जल्दी से तू मुझे अच्छी लड़कियों के बारे में बता। देख सुमित्रा, अब 2 बच्चों के पिता के लिए कुंवारी लड़की तो मिलने से रही। अरे कोई विधवा तो मिलेगी या कोई तलाकशुदा तो मिलेगी। देख मेरे पास एक रिश्ता है जो तलाकशुदा है। अच्छा, उसके बच्चे तो नहीं है ना? एक बच्चा है छोटा सा, वह भी उसकी गोद में सिर्फ साल भर का हुआ है। क्या? लेकिन उसका बच्चा है तो वह क्या मेरे पोते पोती को क्या माँ का प्यार दे पाएगी या फिर अपने बच्चे पर ही सारा प्यार लुटाएगी? देख ऐसा नहीं है सुमित्रा, बेचारी समय की मारी है। अगर उसे सहारा मिल जाएगा तो वह एहसान फरामोशी तो नहीं करेगी, बल्कि बहुत अच्छे से तेरे घर परिवार को संभालेगी। अच्छी लड़की है वो, जानती हूँ मैं उसे बचपन से। अच्छा, जब तू जानती है तो फिर सोचना ही क्या। ठीक है, बात चला तो उससे, और यदि वह हाँ कहती है तो कल ही मंदिर में अशोक और उसका जयमाला करवा देते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार अशोक से बात तो कर ले। अरे मैंने अशोक से बात कर ली है, तुम बस जल्दी से बात चलाओ। इस तरह सुमित्रा जी ने अपने बेटे अशोक को बताया भी नहीं कि कावेरी पहले से एक बच्चे की माँ है और वह शादी के लिए हाँ कर देती है। और दूसरे दिन अशोक और कावेरी का मंदिर में जयमाला हो जाता है। शादी संपन्न हो जाने के बाद जब थोड़ी देर के बाद किसी रिश्तेदार ने सुमित्रा की गोद में वो बच्चा लाकर दिया तो अशोक हैरान हो गया और अपनी माँ की तरफ गुस्से से घूरता हुआ वह सीधे घर आ गया। माँ, ये क्या? आपने मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि कावेरी पहले से एक बच्चे की माँ है? नहीं बताया? क्या हो गया तो? अरे तेरे तो 2 बच्चे हैं, उसका तो एक ही बेटा है, वह भी 1 साल का तो है। माँ, बात ये नहीं है कि बच्चा 1 साल का है या 2 साल का है। बात ये है कि अगर कावेरी का पहले से अपना बच्चा है तो क्या वो मेरे बच्चों को माँ का प्यार दे पाएगी? क्यों नहीं देगी, जरूर देगी। हाँ जी, मैं आपके बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्यार दूंगी। देखो कावेरी, मैं तुम्हें साफ बता देना चाहता हूँ, मैंने यह शादी सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए की है, वह भी माँ की जिद की वजह से। मुझे शादी से पहले यह नहीं मालूम था कि तुम्हारा अपना एक बेटा है, नहीं तो शायद मैं इस शादी के लिए मना ही कर देता। आप इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि मैं आपके बच्चों के साथ कोई भेदभाव करूंगी। मैं आपके बच्चों को अपने बच्चे के जितना ही प्यार दूंगी। आप लोगों ने तो मुझे सहारा देकर मेरी जिंदगी संवारने का मुझे एक मौका दिया है, भला मैं आप लोगों को दुखी कैसे कर सकती हूँ? कावेरी, तुम चिंता मत करो, अभी सिर्फ अशोक गुस्से में है, जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। तुम चिंता मत करो किसी बात के लिए। जी माँ जी,
आप लोगों ने मुझे सहारा देकर मेरी जिंदगी बहुत आसान बना दी। नहीं तो ना ही मेरे बेटे का कोई भविष्य होता और ना ही मेरा अपना कोई घर होता, क्योंकि माता पिता तो बहुत पहले ही मुझे छोड़कर जा चुके हैं जब मैंने अपनी पसंद से रघुवीर से शादी की थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वह रघुवीर इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। माँ जी, मुझे नहीं मालूम था कि रघुवीर की पहले से कोई पत्नी है और उसकी 3 बच्चे भी हैं। उसने मुझसे झूठ बोलकर शादी की थी और जब मैं गर्भवती हो गई उसके बाद मुझे पता चला कि वह तो पहले से 3 बच्चों का बाप है और फिर उसकी पत्नी ने मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। अच्छा, इसीलिए तुम रजिस्टर्ड शादी की जिद कर रही थी, क्योंकि तुम्हारे पास शादी का पुख्ता सबूत होना चाहिए। जी माँ जी, जब मैंने रघुवीर से शादी की थी तो मेरे पास शादी का कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन अब मेरे पास सबूत है कि जयमाला के साथ साथ हमारी रजिस्टर्ड मैरिज भी हुई है। इससे मेरे पास हमेशा एक मजबूती रहेगी कि मुझे अशोक जी ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हाँ हाँ बेटा, वो क्यों छोड़ेगा तुम्हें? मेरा अशोक बहुत ही सीधा साधा भोला भाला है। बस तुम उनके बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखना, खूब प्यार देना। ठीक है माँ जी। जाओ, अब जाकर तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं तीनों बच्चों को देखती हूँ सामने। ठीक है माँ जी। बहुत मालदार पार्टी मिली है मुझे। अच्छा ही हुआ जो इस रघुवीर ने मुझे छोड़ दिया। उसके पास रहती तो उसकी पत्नी की गुलाम बनकर रहना पड़ता मुझे, लेकिन यहाँ तो मैं ही रानी हूँ। लेकिन ये बहन जी अब यहाँ क्या कर रही है? अब तो मैं आ गई हूँ ना, तो इसका क्या काम है इस घर में? अब मैं इसे टाटा बाय बाय कह ही देती हूँ। तो चलो टाटा बाय बाय, अब तुम्हारी छुट्टी। मैं आ गई हूँ ना इस घर को संभालने के लिए। चलो, पहला काम तो कर दिया मैंने। दादी, दादी देखो कितना हंस रहा है ये। हाँ हाँ बेटा, बहुत खुश है ये तुम लोगों के साथ। हे ईश्वर, आपका लाख लाख शुक्र है जो मेरे बेटे की गृहस्थी फिर से बस गई। ताली बजाओ मुन्ना। इस तरह अशोक और कावेरी की शादी के बाद सुमित्रा जी चिंता मुक्त हो चुकी थी। अब उन्हें लग रहा था कि अब उनके बेटे की गृहस्थी पूरी तरह से संवर चुकी है। अब वो अपने बाकी का जीवन ईश्वर भक्ति में लगाएंगी। रात को सुमित्रा जी ने तीनों बच्चों को अपने कमरे में ही सुला लिया था। कावेरी को लगा कि अशोक उससे ढेर सारी बातें करेगा, लेकिन जब कावेरी कमरे में जाती है तो वह देखती है कि अशोक तो सो चुका है। लेकिन दूसरे दिन सुबह अचानक अशोक जोर जोर से चीखने लगता है। उसकी चीख सुनकर कावेरी दौड़कर उसके पास आती है और उधर से सुमित्रा जी भी आती है। क्या हुआ? आप इतने जोर जोर से क्यों चीख रहे हैं? अशोक, क्या हुआ बेटा? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? माँ, यहाँ से कामनी की फोटो किसने हटाई? मुझे नहीं मालूम बेटा, मैंने तो नहीं हटाई। कावेरी, तुम बताओ, क्या तुमने मेरी कामनी की फोटो हटाई है यहाँ से? हाँ जी, मैंने हटाई है। किससे पूछकर तुमने हटाई? क्या जरूरत थी तुम्हें कामनी की फोटो हटाने की? वो मैंने सोचा। क्या सोचा तुमने कि तुम इस घर में आ गई हो तो तुम्हें मैं कामनी की जगह दे दूंगा? तुम इस घर में सिर्फ मेरे बच्चों की माँ हो। मैंने तुम्हें शादी के पहले ही बता दिया था। नहीं जी, असल में मैंने सोचा कि बच्चे बार बार कामनी दीदी को देखेंगे तो वह शायद मुझे कभी अपनी माँ स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। उन्हें लगेगा कि उनकी माँ तो यही है और वह अब दुनिया में नहीं है। बस यही सोचकर हटा दिया मैंने। अशोक, ये क्या तरीका है कावेरी से बात करने का? अरे इस बेचारी ने तो तेरा भला ही सोचा, तेरे बच्चों का भला ही सोचा, इसलिए तो हटाया उसकी तस्वीर को। और सुन ले अशोक, तस्वीर से जिंदगी नहीं चलती है। अरे तस्वीर लगे रहने से बच्चे अपनी माँ को भूल नहीं पाएंगे और वह कावेरी से जुड़ नहीं पाएंगे। बेचारी कावेरी ने कितना अच्छा सोचा और तू उसी पर बरस पड़ा है। अब मैं कहती हूँ कि कावेरी की फोटो यहाँ नहीं लगेगी। मानती हूँ कि कावेरी इस घर की सदस्य थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। कावेरी के लिए हमारे दिल में जगह है। उसे उसकी फोटो घर में लगाने से कोई मतलब नहीं है बेटा। तेरे बच्चे उससे दूर नहीं जा पाएंगे। ठीक है माँ, लेकिन मैं सच कहता हूँ माँ, कावेरी को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। सुनो बहू, तुम ज्यादा परेशान मत हो। वो क्या है ना कि अशोक अभी भी कामिनी को भूल नहीं पाया है, इसलिए वैसी बातें करता है। देखना 1-2 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम दोनों बहुत अच्छे से रहने लगोगे। ठीक है माँ जी, मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, जाकर तुम अपना काम करो। वैसे बच्चों के स्कूल का समय हो रहा है, तुम बच्चों के लिए जल्दी से पराठे और सब्जी बना दो। ठीक है माँ जी। इस तस्वीर के लिए इन्होंने मुझे इतना सुनाया। अरे ऐसा भी क्या था उस कामनी में जो मुझ में नहीं है, जो पूरे दिन ये कामनी कामनी कहते हैं। अभी तो मैंने कामनी की तस्वीर को सिर्फ घर से हटाया है, धीरे धीरे उसे मैं सबके दिलों से हटा दूंगी और अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा। ओहो, मैं भी ना ड्रामा करते करते थक रही हूँ। इन लोगों को क्या लग रहा होगा कि मैं किसी का प्यार पाने के लिए इस घर में आई हूँ। मुझे किसी के प्यार से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो सिर्फ दौलत चाहिए और अपने बेटे का भविष्य। इनके बेटे और बेटी से मुझे कोई मतलब नहीं है। बस धीरे धीरे मैं इस घर में अपना कब्जा जमा लूं, फिर असली खेल शुरू करूंगी मैं। अशोक और सुमित्रा जी इस बात से अनजान थे कि कावेरी के इस घर में आने के पीछे क्या मकसद है। उन लोगों को बस यही लग रहा था कि कावेरी अपने बच्चों की तरह सूरज और शीतल को भी प्यार देगी। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीतते गए और कावेरी भी प्रेम का झूठा नाटक रचते रही।
धीरे धीरे 12 साल का समय बीत जाता है और सुमित्रा जी भी अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी होती है। अब अशोक जी भी काफी बीमार रहने लगे थे। अब कावेरी घर के साथ साथ दुकान की भी आधी जिम्मेदारियां संभालने लगी थी। कावेरी और अशोक के बच्चे काफी बड़े हो चुके थे। कावेरी ने अपने बेटे का दाखिला शहर के सबसे बड़े कॉलेज में करवाया था। वहीं अशोक के बेटे का एडमिशन कावेरी ने सरकारी कॉलेज में करवाया था। शीतल भी आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन कावेरी ने यह कहते हुए शीतल का एडमिशन कॉलेज में नहीं करवाया कि वह बेटी है और आज नहीं तो कल उसे ब्याह कर दूसरे घर जाना है। अशोक की बीमारी के चलते अशोक बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे और वह ज्यादा समय बिस्तर पर ही रहते थे, इसीलिए उन्हें यह नहीं पता चलता था कि बच्चों के साथ क्या नाइंसाफी हो रही है। देखिए जी, अब शीतल 23 साल की हो चुकी है। हमें शीतल की शादी के बारे में सोचना चाहिए। वैसे मैंने शीतल के लिए एक लड़का देख रखा है। मैं जल्द ही आपके जीते जी शीतल की शादी करवाना चाहती हूँ वहाँ। लेकिन कावेरी, क्या शीतल शादी के लिए तैयार है? शीतल तो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी ना। शीतल की पढ़ाई हो गई पूरी? बोल जल्दी, हो गई तेरी पढ़ाई पूरी? हाँ पापा, पढ़ाई पूरी हो गई मेरी। अब आप लोग जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। मैं बस आपको स्वस्थ होते देखना चाहती हूँ पापा। पापा आप कब स्वस्थ होंगे पापा? अब क्या ठीक होना बेटा, अब बस भगवान के घर से जब बुलावा आ जाए तो मैं चले जाऊंगा अपने कामिनी के पास। ठीक है, अब ज्यादा बात मत कीजिए। आप आराम कीजिए। वैसे भी डॉक्टर ने आपको सिर्फ आराम करने के लिए कहा है, ठीक है ना? और शीतल की शादी की ना आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लड़का मैंने देख रखा है। बस बहुत जल्दी चटमंगनी और पट ब्याह बस शीतल का करवाना है हमें, क्योंकि उसके बाद शीतल के दो भाई भी तो है ना, उनके बारे में भी सोचना है हमें। ठीक है कावेरी। माँ मैं अभी शादी नहीं करना चाहती माँ, आप ऐसा मत कीजिए ना। और उस लड़के से तो मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगी माँ। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वह बहुत ही बदमाश लड़का है। मैंने तो उस लड़के के बारे में आप लोगों को बताया था ना कि वो आते जाते मुझे छेड़ता है। कोई काम धाम नहीं करता वो लड़का, सिर्फ अपने माता पिता की कमाई उड़ाता है। वो लड़का मेरे लायक नहीं है माँ। माँ मेरी शादी मत कराइए ना। तुझे तेरे पापा को ठीक करना है या नहीं? अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी ना तो मैं तेरे पापा की दवाई गोली बंद करवा दूंगी और उन्हें ऐसे ही तड़प तड़प कर मरने दूंगी। नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए माँ। आप जो बोलेंगी ना मैं वह कर लूंगी, लेकिन आप मेरे पापा की दवाइयाँ बंद मत करवाइए माँ। ठीक है, तो जाकर चुपचाप अपने पापा से कह दे कि तू यह शादी खुशी खुशी करना चाहती है, वरना तू तो मेरे भाई का गुस्सा जानती है ना। अगर उसे पता चल गया कि तू जबान खोलने लगी है तो तुझे पता है ना वो क्या सजा देता है। भूल गई क्या काल कोठरी? ठीक है माँ। ये संपत भी अभी तक आया नहीं। इसे मैंने कहा था कि लड़के वाले से जल्दी बात करके रुपए लेकर आ जा, लेकिन ये न जाने कहाँ लटक गया। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। बंद करो अपनी बकवास। इतने सालों से भाई बनकर तुम इस घर में रहे हो, अब आखिरी समय में क्या पोल पट्टी खोल दोगे? अरे नहीं कावेरी देवी, ऐसे कैसे पोल पट्टी खुल जाएगी? हम तो तुम्हारे सेवक हैं। अच्छा, ये उलझुल बात करना बंद करो और ये बताओ कितने रुपए दिए उस लड़के ने? सिर्फ 50,000 रुपए। उसके माता पिता ने कहा कि उनके लड़के में कोई कमी नहीं है, अगर यह रिश्ता नहीं भी हुआ तो वह दूसरी जगह अपने बेटे की शादी करवा देंगे। अच्छा ठीक है, ला दो मुझे रुपए। अब इस शीतल के झंझट से भी छुटकारा मिल जाएगा। अच्छे खासे घर में उसकी शादी भी हो जाएगी और हमें अच्छा खासा माल भी मिल गया। अब सिर्फ सूरज की बारी है। अब सूरज की जल्दी से शादी हो जाए, फिर वह भी अपनी पत्नी को लेकर इस घर से दूर चला जाए। फिर इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे कोमल का राज रहेगा। शीतल की माँ कावेरी जी ने अपनी सौतेली बेटी शीतल की शादी एक ऐसे निकम्मे लड़के से तय कर दी जो पहले से शीतल पर नजरें गड़ाए बैठा था। वह शीतल से प्यार करता था, लेकिन शीतल उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन उस लड़के ने शीतल की माँ को 50,000 रुपए में इस रिश्ते के लिए मना लिया और शीतल की माँ भी खुशी खुशी शीतल की शादी वहाँ तय कर देती है। असल में कावेरी शीतल को धमकी दिया करती थी, अगर शीतल उसकी बात नहीं मानेगी तो वह शीतल के पिता की दवाई गोली बंद करवा देगी और अशोक जी तड़पते हुए इस दुनिया से चले जाएंगे। बस यही डर की वजह से शीतल अपनी सौतेली माँ की सारी बात चुपचाप मानती और अपनी आप बीती वह किसी से नहीं कहती थी। 1 महीने के अंदर ही कावेरी ने शीतल की शादी नमन से करवा दी। देखिए जी, शीतल की शादी तो बहुत ही धूमधाम से संपन्न करवा दी हम लोगों ने। अब सूरज की बारी है। मैं चाहती हूँ कि सूरज भी अब जल्दी से शादी कर ले। वैसे भी अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। फिर 2 साल के बाद नमन की भी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर वह भी घर लौट आएगा। फिर 1-2 साल में मैं नमन की भी शादी करवा दूंगी। सुनो कावेरी, शीतल ठीक तो है ना अपने ससुराल में? हाँ, बहुत खुश है। वह तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती है जो इतने अच्छे घर में उसका रिश्ता तय हुआ है। काश मैं जल्दी से ठीक हो जाता तो मैं अपनी बेटी के ससुराल को देख आता और यह भी देख आता कि मेरी बेटी अपने ससुराल में कितनी खुश है। क्या जी, जिंदगी के इतने साल आपने हमारे साथ बिताया है, लेकिन फिर भी आपको हम पर भरोसा नहीं है क्या?
वैसी बात नहीं है कावेरी। तो फिर क्या बात है? मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही हूँ और आप मुझ पर शक करते हैं। पापा, अब कैसी है आपकी तबीयत? बस ठीक हूँ बेटा। अच्छा पापा, इस बार सोच रहा हूँ कि आपको भी साथ लेकर चलूं। दिल्ली में मैंने एक बहुत बड़े डॉक्टर के बारे में पता लगाया है। वह पैरालिसिस पेशेंट का ही इलाज करते हैं और वह बहुत जल्दी उन्हें ठीक भी कर देते हैं। अरे बेटा, अब तक कितने डॉक्टर को दिखा दिया है तुम्हारे पापा को, लेकिन 2-4 दिन ये ठीक रहते हैं, फिर इनकी हालत ऐसी ही हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है क्या मैंने इधर उधर पता नहीं किया होगा? अरे मैंने और भैया ने अच्छे डॉक्टर का खूब पता किया है इधर उधर, और 1-2 बार इन्हें लेकर भी गए हैं, लेकिन 1-2 दिनों में फिर ये जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। कुछ डॉक्टरों ने तो जवाब भी दे दिया है। हाँ माँ, कुछ समझ में नहीं आता कि मैंने पिछले बार पापा को राजस्थान लेकर गया था, वहाँ इतने अच्छे से पापा का इलाज हुआ और कुछ दिनों तक पापा तो ठीक थे, लेकिन घर आते ही वह फिर से जैसे थे वैसे हो गए। समझ में नहीं आता कि पापा पूरी तरह से कैसे ठीक होंगे। बेटा, मेरे अच्छे होने की उम्मीद छोड़ दे तू। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जब तक मेरी आँख खुली है तब तक तू भी शादी ब्याह करके अपनी गृहस्थी बसा ले बेटा, फिर मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगा। हाँ सूरज बेटे, अपने पिता की बात मान लो, नहीं तो तुम्हारी शादी देखे भी नहीं उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी, और वह क्या पता भगवान न करे हम लोग को छोड़कर चले गए तो। नहीं माँ, ऐसा मत बोलिए माँ। पापा हमें छोड़कर नहीं जा सकते। बेटा, विधि के विधान को कौन टाल सकता है, इसीलिए हमारी बात मान ले बेटा, शादी कर ले तू जल्दी से। ठीक है पापा। क्या तेरी नजर में कोई लड़की है या तुम्हारी माँ कावेरी को लड़की ढूंढनी पड़ेगी? पापा, यह आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप जिस भी लड़की से शादी करवा दे, मैं खुशी खुशी उसके साथ जिंदगी बिता लूंगा। मैं यह अधिकार सिर्फ आप लोगों को दे सकता हूँ। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं जल्दी कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर तेरी शादी करवा दूंगी। इस तरह कावेरी ने बड़े ही चालाकी से सूरज को भी शादी के लिए मना लेती है और सूरज के लिए एक गरीब लड़की की तलाश करने लगती है। असल में सूरज और शीतल को यह नहीं मालूम था कि उनकी सौतेली माँ कावेरी उनके पिता को कभी ठीक होने ही नहीं देना चाहती। वह जानबूझकर अशोक जी की सारी दवाइयाँ बदल देती है, जिस वजह से अशोक जी दिन ब दिन और बीमार होते जा रहे थे। 1 महीने के अंदर ही कावेरी ने अपने सौतेले बेटे सूरज की शादी मंदाकिनी से कर दी, और सूरज की शादी के बाद सूरज के पिता भी इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। क्यों मंदाकिनी, ये कोई उठने का समय है? सुबह 5 बजे से मैं तुम्हारे कमरे का दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन ऐसे कैसे तुम गधे घोड़े बेच कर सोई थी जो तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही थी? माँ जी गलती हो गई। माँ जी, आज मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी मुझसे। ठीक है, लेकिन आइंदा तुम 5 बजे के बाद उठी ना तो तुम्हारे लिए यही सजा होगी कि तुम उस दिन भर कुछ नहीं खाओगी पियोगी। ठीक है माँ जी। और सुनो तुम, आज मेरा बेटा कमल आ रहा है, वह भी अपनी पूरी पढ़ाई पूरी करके, और उसे एक अच्छी खासी नौकरी भी लग चुकी है, तो तुम जल्दी से कमल का पूरा कमरा साफ कर दो। और हाँ, खाने में भी सब कुछ कमल की पसंद का बनना चाहिए। वाह माँ, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आज कमल आ रहा है। हाँ, खुशी की बात तो है, लेकिन सूरज तुम अपने बारे में सोचो। अरे कितने कम रुपए कमाते हो तुम, इतने में क्या तुम अपने बीवी बच्चे का गुजारा कर पाओगे? अरे मेरे बेटे कमल को देखकर कुछ सीखो, वह 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है। खैर जो भी हो, अभी मैं बेकार की बातें करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं कमल के आने की खुशी में उसकी पसंद की सारी मिठाइयाँ ले आती हूँ बाजार से। और मंदाकिनी, तुम्हें मालूम है ना क्या क्या कहा है मैंने तुम्हें? और हाँ, कमल को ना डस्ट से बहुत एलर्जी है, तो एक बार पूरे घर की सफाई कर देना। ठीक है माँ जी। मंदाकिनी, मुझे माफ कर देना। मैं चाहकर भी माँ को कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि माँ ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। क्योंकि बचपन में ही मेरी सगी माँ का स्वर्गवास हो चुका था, तो कावेरी माँ ने ही हमारी देखभाल की है। उनका बहुत एहसान है हमारे ऊपर, इसीलिए मैं कभी किसी बात के लिए उन्हें जवाब नहीं देता। और तुमसे भी विनती करता हूँ कि माँ को कभी जवाब मत देना। हाँ जी, मुझे माँ जी की कोई बातों का बुरा नहीं लगता, मैं तो खुशी खुशी माँ जी की सेवा करती हूँ। कावेरी जी की खुशी का ठिकाना नहीं था, वह अपने बेटे कमल के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगती है। कमल देख बेटा, यह है तेरा कमरा, देख कितना साफ सुथरा है। अभी मैंने मंदाकिनी से कहकर पूरे घर की सफाई करवाई है। क्या खाक ठीक है माँ? जगह जगह कितनी गंदगी नजर आ रही है मुझे इस घर में। अरे बेटा, ये क्या कह रहा है? तेरी भाभी है ना मंदाकिनी, उसी से तो बोलकर मैंने सारा कमरा साफ करवाया है तेरा। माँ, भाभी से कहो कि एक बार फिर से इस कमरे की सफाई कर दे, मुझे यहाँ घुटन सी हो रही है। ठीक है बेटा, अभी कह कर आती हूँ। चल कर जब तक तू हॉल में बैठ जा। ठीक है माँ। लाखों रुपए महीने कमाता है मेरा बेटा, तो ठाट बाट तो होगा ही। मंदाकिनी बहू जी, क्या हुआ माँ जी? क्या कर रही थी तुम? माँ जी रसोई में थी, मैं देवर जी की पसंद का खाना बना रही थी। अरे यह सब काम छोड़, अभी तो जल्दी से एक बार तू कमल के कमरे की सफाई कर दे। अरे माँ जी, सुबह ही तो मैंने कमरे की सफाई की थी। अरे एक बार और कर दो, कमल को यह कमरा अभी भी गंदा ही लग रहा है। लेकिन माँ जी, अभी तक तो खाना भी नहीं बना, और एक बार तो मैंने कमरे की सफाई कर दी थी ना। ज्यादा मुंह मत चला, जितना बोला है उतना कर, समझी ना? ठीक है माँ जी।
कितना सौतेला व्यवहार करती है माँ जी, लेकिन फिर भी सूरज जी को ये सब दिखाई नहीं देता। ये सब कुछ देखकर भी वह यही कहते हैं कि मैं उनकी माँ से कुछ न कहूँ। मुझे कभी कभी तो बहुत बुरा लगता है कि बेचारी शीतल दीदी और इनके ऊपर कितने अत्याचार किए हैं इनकी माँ ने, लेकिन फिर भी यह दोनों अपनी माँ को देवी जैसे मानते हैं और इनकी बात कभी नहीं टालते हैं। बेचारी मंदाकिनी फिर से एक बार अपने देवर के कमरे की सफाई करती है, खूब अच्छे से साफ करती है, लेकिन फिर भी कमल नाक मुंह ही बना रहा था। अब कमल घर में ही रहकर वर्क फ्रॉम होम करता था। वह दिन भर अपने लैपटॉप में लगा रहता था। कभी कभी कमल लैपटॉप में किसी लड़की से वीडियो कॉल करता और प्यार भरी मीठी मीठी बातें करता। एक दिन अपने बेटे की बातचीत कावेरी जी ने सुन लिया। अरे वाह, कौन है बेटा ये चिकनी चुपड़ी सी लड़की? क्या आपने देख लिया माँ? हाँ बेटे, घबराने की जरूरत नहीं है। बताओ जरा कौन है ये? इस लड़की से मैं धूमधाम से तेरी शादी करवा देती हूँ। अरे माँ, ये लड़की कोई ऐसी वैसी चलती फिरती लड़की नहीं है जो बस आपकी बात मानकर तुरंत मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाए। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ माँ, लेकिन शादी के लिए इसने ढेर सारे शर्त रखे हैं मेरे सामने। अच्छा, कैसा शर्त बेटा? यही माँ कि वह ऐसे घर में शादी करेगी जहाँ एक लौता बेटा हो और जहाँ की प्रॉपर्टी का कोई हिस्सेदार ना हो। इसीलिए बस टाइम पास की तरह वह मुझसे बात कर लेती है, वह मुझसे शादी तो नहीं कर पाएगी। अरे बस इतनी सी बात? तू ही तो मेरा इकलौता बेटा है और इस पूरे जायदाद का मालिक, फिर तू क्यों इतना सोच रहा है? लगा उसे फोन। क्या नाम है उसका? माँ, जानवी नाम है उसका। तो फिर लगा जानवी को फोन, और घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, ये सब कुछ तो तेरा ही है। नहीं माँ, मेरा कैसे हुआ? इन सब में तो सूरज और शीतल का भी अधिकार है ना। मैं जितना बोल रही हूँ ना, तू उतना ही कर। जरा शीतल शीतल और सूरज सूरज मत कर, समझा ना तू? सच में माँ, ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? देख देख, मैं अभी ये सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम पर करवाती हूँ। सूरज, सूरज, मंदाकिनी। क्या हुआ माँ? देख सूरज, तू कमल का बड़ा भाई है और अब तेरी शादी हो चुकी है। अब तुझे अपनी जिम्मेदारी ना खुद ही उठाना चाहिए। हाँ माँ। देख, मैं तुझसे ये कहना चाहती थी कि मैंने तुझे बहुत प्यार दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक अब तेरी नौकरी लग गई है। अब तू अपने पत्नी के साथ अलग रहना शुरू कर दे। अलग अलग रहने की क्या जरूरत है माँ? अरे इतने बड़े घर में हम दो भाई ही तो है ना, हम दोनों भाई खुशी खुशी एक ही छत के नीचे रह लेंगे। वैसे भी इस घर में दादा दादी और मम्मी पापा की यादें हैं, भला हम इस घर से दूर कैसे जा सकते हैं? मैं वो सब कुछ नहीं जानती। क्या तुम मेरी बात टालना चाह रहे हो? तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करने का यही सिरा मिला है मुझे, जो आज तुम मेरी बात काट रहे हो। नहीं माँ, वो तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है? अपनी माँ के प्यार पर विश्वास नहीं है? नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। मुझे आपके प्यार पर अटूट विश्वास है। आपने तो हमें यह दुनिया दिखाई है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तू अपने पिता की सारी प्रॉपर्टी अपने छोटे भाई के नाम पर कर दे, तब मैं जानूं कि तुझे हम पर बड़ा भरोसा है। ठीक है माँ, मैं खुशी खुशी पापा की सारी प्रॉपर्टी कमल के नाम पर कर दूंगा, लेकिन आप ऐसा मत कहिए। लेकिन प्रॉपर्टी पर तो भाई बहन सबका बराबरी का अधिकार होता है ना। फिर ऐसे कैसे आप सारी प्रॉपर्टी देवर जी के नाम पर कर देंगे? सुन लिया, कितना जबान चलाती है मंदाकिनी। अरे मैं कैसे कैसे इसे झेलती हूँ मैं ही जानती हूँ। लेकिन माँ जी, लेकिन कुछ नहीं। अगले महीने कमल की शादी है और कमल की पत्नी चाहती है कि वह ऐसे घर में शादी करे जहाँ एक लौता बेटा हो। बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग कोई किराए का मकान देख लो और तुम दोनों वहीं रहो। लेकिन माँ जी इतने जल्दी हम घर कैसे? क्या कैसे? अरे किराए का मकान देखो और वहीं रहो तुम लोग। क्या तुम्हारी इतनी औकात नहीं है सूरज कि तुम किराया भाड़ा देने के लिए भी कमा ना सको? ऐसी बात नहीं है माँ, आपकी खुशी के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हम कल ही यह घर छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, आते जाते रहना और इसे अपना ही घर समझना। ठीक है माँ। ओके, थैंक यू सो मच भैया, बाय बाय। अब कावेरी अपने बड़े बेटे बहू को घर से निकाल देती है और सारी प्रॉपर्टी अपने सगे बेटे के नाम पर चढ़वा देती है। कुछ ही महीनों में कमल और जानवी की भी धूमधाम से शादी हो जाती है। कावेरी जी पहले अपनी बड़ी बहू मंदाकिनी से अपने पैर दबाती थी, घर के सारे काम करवाती थी। तो कावेरी जी को लगा कि अब उनकी छोटी बहू भी यही सब काम करेगी। तो एक दिन कावेरी जी ने अपनी छोटी बहू को पैर दबाने के लिए कहा और यह सुनते ही जानवी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। हाय राम, कितने दिन हो गए हाथ पैर और कमर पीठ में मालिश नहीं हुई है। पहले मंदाकिनी रहती थी तो वह मालिश कर देती थी, लेकिन ये जानवी तो एक दिन भी खुद से नहीं कहती कि लाइए मम्मी जी मैं आपके पैरों की मालिश कर दूं। आज मैं ही जानवी से कह देती हूँ। जानवी बहू, क्या हुआ मम्मी जी? क्यों आवाज लगा रही थी आप मुझे? अरे जानवी बेटा, मेरी कमर पीठ में आज बहुत दर्द हो रहा है, जरा तेल से मालिश तो कर देना। व्हाट? बुढ़िया, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? मैं तेरे हाथ पैर की मालिश करूंगी? तुझे मालूम भी है मैं कौन हूँ? मैं इतने बड़े बिजनेसमैन परिवार की बेटी हूँ। मेरे घर में आगे पीछे नौकर घुमा करते हैं और मैं यहाँ तुम्हारे गंदे हाथ पैर में तेल लगाऊंगी? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे हाथ पैर में तेल लगाऊंगी? ये क्या बोल रही हो तुम? मेरी बड़ी बहू मेरे हाथ पैर में ऐसे ही तेल लगाया करती थी। तुम्हारी बड़ी बहू गवार थी तो क्या मैं भी गवार बन जाऊं? मैं एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ और मैं
मैं अपनी जिंदगी अपने शर्तों के अनुसार जीती हूँ, किसी की नौकर या गुलाम बनकर नहीं, समझी ना तुम। वैसे भी मैंने कोमल से कह दिया है कि वो आज इस घर में 3 काम वाली ले आए। और हाँ, एक सैलून वाले को भी बुलवाया है मैंने। क्यों? सैलून वाले को क्यों बुलाया है? तुम्हारे जो इतने लंबे लंबे जुल्फे हैं ना, यही साफ करवाने के लिए बुलाए हैं। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? और नहीं तो क्या। और वैसे भी मैंने तुम्हारे उस मुंह बोले भाई को धक्के मार के घर से निकलवा दिया है। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? क्या कमल को पता है ये सब? हाँ माँ, मुझे सब पता है। वैसे भी अब पापा तो इस दुनिया में रहे नहीं। मामा तो सिर्फ पापा की देखभाल के लिए यहाँ थे ना। अब पापा नहीं तो फिर वो मामा को रखकर क्या करते, इसलिए मैंने उनकी छुट्टी करवा दी। और वैसे भी मैंने जानवी से कह दिया है कि यह पूरा घर जानवी का है, वो अपनी मर्जी से कोई भी फैसले ले सकती है। ठीक है डार्लिंग, मैं जा रहा हूँ, बाकी तुम सब देख लेना। ओके डियर, बाय बाय। हाँ तो क्या कह रही थी तुम? कुछ नहीं कह रही थी। मुझे तो अपनी आंखों पर और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा कमल ऐसा बदल गया कि उसे अपनी माँ की जरा भी परवाह नहीं है। ओहो, क्या परवाह, कैसा परवाह? अब वैसे भी तुमने अपनी जिंदगी बहुत जी ली, अब ये सब कुछ मेरा है। अब मैं अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहती हूँ। और हाँ, मैंने तुम्हारा बिस्तर पीछे गेस्ट रूम में रखवा दिया है। एक बात और, वो गेस्ट रूम की ना सफाई नहीं हुई है बहुत सालों से, तो तुम जब जाओगी तो उस गेस्ट रूम की सफाई भी कर देना। गेस्ट रूम? ये क्या कह रही हो बहू तुम? गेस्ट रूम नहीं, वह तो कबाड़ खाना है, जर्जर हो चुका है। वहाँ कई सालों से कोई गेस्ट आया ही नहीं है और ना ही वह कमरा अभी तक खुला है। तो क्या हुआ, तुम जाओगी ना, तुम जाकर खोल लो और वहीं रहना, समझी ना तुम। मैंने कमल से साफ साफ कह दिया है कि इस घर में सिर्फ मैं और कमल रहेंगे, उसके अलावा मुझे यहाँ किसी की मौजूदगी जरा भी पसंद नहीं है। और कमल ने भी इस बात के लिए हाँ कह दिया है। ठीक है ना? शादी के 1 महीने तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जानवी का व्यवहार 1 महीने बाद इतनी बुरी तरीके से बदल गया कि कावेरी के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। जानवी ने कावेरी के बाल कटवा दिए और उसे एक कबाड़ खाने जैसे पड़े गेस्ट रूम में शिफ्ट करवा दिया। कमल को भी कभी फुर्सत नहीं थी कि वो अपनी माँ को जाकर देखे कि कावेरी कैसे रह रही है उस कबाड़ खाने में। धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन जानवी एक बार भी जाकर अपनी सास को नहीं देखती, बल्कि नौकरी के द्वारा ही वह खाना भिजवाती रहती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और कावेरी को सही समय में भोजन और सही देखभाल नहीं मिल पाने की वजह से अब कावेरी बहुत कमजोर हो चुकी थी, उसकी आंखें भी धुंधली पड़ चुकी थी। उधर कावेरी के सौतेले बेटे सूरज ने अपनी तरक्की से अपने खुद का मकान खरीद लिया था और सूरज यह खुशखबरी अपनी माँ को सुनाना चाहता था, इसीलिए वो अपनी माँ को ढूंढते हुए अपने पुराने घर में आ जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वह तो कबाड़ खाने में रहती है। कौन है? कौन आया है? माँ मैं सूरज आपका। माँ, ये आपकी क्या हालत हो गई है? आप यहाँ क्या कर रही हैं माँ? कौन सूरज? सूरज बेटा तू? 4 साल बाद तुझे तेरी माँ की याद आई है बेटा। देख तेरी माँ अपने कर्मों का फल भुगत रही है बेटा। माँ कमल ने आपकी क्या हालत कर दी है माँ? आपके इतने लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, आप इतनी सजी धजी कितनी सुंदर दिखती थी माँ, लेकिन कमल ने कैसी देखभाल की आपकी और आपको कैसे क्या बना दिया उसने? माँ मत रोइए माँ, मैं आपको ऐसे कबाड़ खाने में नहीं रहने दूंगा माँ। मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं बेटा, अब मैं अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर हूँ और इन 4 सालों के अकेलेपन ने मुझे मेरे किए की एक सजा दे डाली है। मैं इन 4 सालों में हर एक पल उन यादों को याद करके रोती रही, जब मैं तुम दोनों भाई बहनों को कितना परेशान करती थी, तुम्हारे पापा को परेशान करती थी। मैंने हमेशा तुम लोगों के साथ भेदभाव किया और अपने बेटे को ही सब कुछ अच्छा दिया, लेकिन आज उसी नालायक बेटे ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे डाली, जो मेरी हालत उसने ऐसे कर डाली। नहीं माँ आप चलिए, मैं आज ही आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं आपको ऐसे नहीं रख सकता माँ। हाँ माँ जी, चलिए आप। हे ईश्वर, किस मिट्टी से बनाया है उसने तुम्हें? अरे मैंने तुम्हें कितनी बड़ी सजा दी, तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, घर से निकाल दिया, फिर भी तुम आज मुझे गले से लगा रहे हो। हाँ माँ, मेरे लिए तो आज भी आप उतनी ही सम्मानीय मेरी माँ हैं जितनी कल थी। सौतेले बेटे बहू की बात सुनकर कावेरी जी सर से पानी हो जाती है और अपने किए पर पश्चाताप करने लगती है। अब कावेरी कुछ ना बोल पाई। जिस बेटे को कावेरी ने इतना लाड़ प्यार दिया, उस बेटे ने कावेरी की ऐसी हालत कर दी और जिसे सौतेला कहकर कावेरी जी ने जिंदगी भर धुतकारा, उसने आज कावेरी जी को गले से लगा लिया। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए।